हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ईसीजी। आज हम इस वीडियो में ईसीजी को पढ़ना सीखेंगे कि ईसीजी ये जो रिपोर्ट्स आप देखते हो, ठीक है, ये ग्राफ आपको ईसीजी की रिपोर्ट जब भी हम कराने जाते हैं तो ये रिपोर्ट हमें मिलती है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या है इस रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ते हैं, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता कि इसमें क्या चीज़ है, कैसे पढ़ें, कैसे बीमारी को आइडेंटिफाई करें, कैसे पेशेंट को बताएं कि इनको ये कंडीशन है या फिर ये प्रॉब्लम है, एमआई की प्रॉब्लम है या फिर पेरिकार्डाइटिस है, ठीक है, किस चीज़ की कमी आ रही है या पेशेंट को क्या दिक्कत है, वो सारी चीज़ें ईसीजी की रिपोर्ट्स हमें बताती हैं। लेकिन अगर हम इसको सही से समझ पाएंगे तभी हम पेशेंट को बता पाएंगे या सही से हम रिपोर्ट्स पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में डिटेल से मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, पी वेव क्या होती है, क्यूआरएस वेव क्या होती है और टी वेव क्या होती है, सारी चीज़ हम एक एक चीज़ डिटेल से जानेंगे कि रिपोर्ट्स में अगर मान लो पी वेव में कोई दिक्कत है, ठीक है, ईसीजी में कहाँ क्या दिक्कत है और कौन सी बीमारी हो सकती है उससे, वो सारी चीज़ें हम डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पॉइंट मिस ना करें, जिससे कि आपको पूरी ईसीजी अच्छी तरीके से समझ पाएँ और कभी भूल ना पाएँ, ठीक है। तो ईसीजी क्या है? अब सबसे पहले ईसीजी की रिपोर्ट पढ़ने से पहले हमें ईसीजी के बारे में पता होना चाहिए। पहले हमें बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि ये जो पी वेव है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, ये कैसे बनती हैं, ठीक है, ये बनती हैं तो फिर क्या दिक्कत होती है, सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे। तो ईसीजी क्या है? एक टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं हम हार्ट की जो एक्टिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसको फाइंड आउट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं या पता करते हैं, ठीक है। जब भी डॉक्टर हमें ईसीजी के लिए बोलता है तो वो किस लिए बोलता है कि अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको चेंजेस देखने के लिए, हार्ट में कोई दिक्कत है उसको देखने के लिए हम ईसीजी कराते हैं। तो ईसीजी की इस तरीके से रिपोर्ट्स आती है, ठीक है। तो ईसीजी क्या बताती है? हमारी हार्ट की एक्टिविटी बताती है, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब देखते हैं कि इसमें जो ये देखो, ये पूरी ईसीजी की रिपोर्ट है, इसमें से हम एक पोर्शन ले लेते हैं। मान लीजिए ये ऐसे इस तरीके से हमने एक पोर्शन लिया, ठीक है, तो वही पोर्शन है ये, ठीक है। देखो यहाँ से पी से शुरू हो रही है, ये पी वेव है, फिर क्यूआरएस है, फिर टी है, फिर पी वेव है। तो ये जो पैराग्राफ है इतना, ठीक है, यही बार बार रिपीट होता है ईसीजी की रिपोर्ट में। तो पहले हम एक को समझ लेंगे तो हमें पूरी रिपोर्ट समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो वेव बनती हैं, ठीक है, कौन कौन सी वेव बन रही है? हमारी पी वेव बन रही है, क्यूआरएस, इसको हम बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। देखो एक हो गई हमारी, ये पी वेव बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी क्या है? क्यू, आर और एस, इसको हम बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद बनती है हमारी टी वेव। क्लियर? ये हमारी वेव बन रही है। अब इसके बाद फिर से क्या आ जाती है? फिर से पी वेव, क्यूआरएस वेव, फिर टी वेव। तो इस तरीके से ये ग्राफ शो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है? पी आर इंटरवल, पी और आर के बीच की जो दूरी है उसको हमने क्या बोल दिया? पी आर इंटरवल, ठीक है। एस और टी वेव के बीच की जो दूरी है उसको हमने क्या बोल दिया? एस टी इंटरवल। टी वेव यहाँ से शुरू हो रही है इसलिए एस वेव से लेके, ठीक है, टी वेव तक की दूरी को हमने क्या बोल दिया? एस टी इंटरवल। और क्यू से लेके, ये क्या है? क्यू और टी इंटरवल, ठीक है, लेके बीच की दूरी, इसको क्या बोलेंगे? क्यू टी इंटरवल। इनके बारे में एक एक चीज़ जानेंगे अभी, ठीक है। अब दो सेगमेंट के बीच की दूरी को कितना बोलते हैं? 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। 0.20 सेकेंड्स का जो दो सेगमेंट्स की बीच की दूरी होती है उसको हम बोलते हैं। क्लियर? तो अब इसके बारे में जानेंगे कि पी वेव कैसे बनती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है और टी वेव कैसे बनता है। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नई नई वीडियोस के बारे में। तो ये है हमारा हार्ट, ठीक है। हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, सबने पढ़ रखा है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। जिसने नहीं देखी है वो पहले एक बार हार्ट के बारे में पढ़ ले, ठीक है, फिर देखे। तो हमारा ये हार्ट है, हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, 2 राइट
ये एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। ऊपर वालों को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम, और जो नीचे वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे नोड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है, किसको, एट्रियम को, इन दोनों एट्रियम को सिग्नल भेजता है, ठीक है। ये जो 2 एट्रियम हैं इनको सिग्नल भेजता है कि अब तुम क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो, ठीक है। ऐसे नोड भेज रहा है इनको। तब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये दोनों एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब पी वेव बनती है, ठीक है। देखो, एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सिंपल इजी में अगर आपको ध्यान नहीं रहे, डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। हमारे एट्रिया क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमारी कौन सी वेव बन रही है, पी वेव बन रही है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आएगा कि अगर मान लो हमारे पी वेव में कोई दिक्कत है, पी वेव छोटी हो रही है या पी वेव बड़ी हो रही है, पी वेव की दूरी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, जो बॉक्स में हम अभी काउंट करेंगे, अगर इसमें कोई भी चेंजेस आ रहा है तो हमारे किस में दिक्कत है, हमारे एट्रिया में दिक्कत है। वो कोई से भी एट्रिया में हो सकती है, लेफ्ट एट्रियम में या फिर राइट एट्रियम में। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये दोनों एट्रिया क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। यहाँ पे ऐसे नोड होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो पी वेव बन गई। फिर उसके बाद ऐसे नोड से ये जो सिग्नल है कहाँ जाते हैं, AV नोड पे, ठीक है। AV नोड से कहाँ जाते हैं, बंडल ऑफ हिज। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। फिर ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है किसको, वेंट्रिकल्स को। ये जो 2 वेंट्रिकल्स हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो देखो, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। अब किसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। जब दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कौन सा बन रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स। ये जो लंबी सी ऊंची सी जा रही थी, ठीक है, ये क्या है, QRS कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे QRS कॉम्प्लेक्स में कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी चेंजेस होगा कि इसके बॉक्स ज़्यादा हो रहे हैं, बॉक्स कम हो रहे हैं, ऊंचाई कम हो रही है, ऊंचाई ज़्यादा हो रही है, तो किस में दिक्कत आएगी, हमारे वेंट्रिकल्स में दिक्कत आएगी, ठीक है। वेंट्रिकल से पहले हमारे बंडल ऑफ हिज, ठीक है, या बंडल ब्रांच में दिक्कत आएगी। मान लो यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, उसके कारण से भी वेंट्रिकल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर पी वेव में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है, QRS कॉम्प्लेक्स में अगर कोई भी चेंजेस दिख रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। समझ में आया इतना। पहले हमारे 2 एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए तो हमारी पी वेव बनी, फिर हमारे जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो हमारी QRS कॉम्प्लेक्स बना। क्लियर। अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का मतलब है रिलैक्सेशन, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा हार्ट क्या होगा, रिलैक्स होगा। अब भाई दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब क्या होगा, रिलैक्स पोजीशन में, रिकवरी पोजीशन में। तो कौन सी वेव बनेगी, हमारी टी वेव बनेगी। कौन सी वेव बनेगी, टी वेव बनेगी। क्लियर। अगर मान लो रिकवरी टाइम में या वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब अगर इसका टाइम कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब रिलैक्स नहीं हो पा रहा है हमारा हार्ट, कम टाइम में रिलैक्स हो रहा है या ज़्यादा टाइम ले रहा है रिलैक्स होने में, तो टी वेव में हमें चेंजेस देखेंगे। क्लियर। ये टी वेव अभी किस में है, ऊपर की पोजीशन में है। ये टी वेव नीचे की तरफ भी हो सकती है, टी वेव में थोड़ा उल्टा फुल्टा भी हो सकता है, बाईफेसिक भी हो सकती है ना। तो टी वेव में चेंजेस हमें दिखेंगे, उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। देखो अब ये जो कह रहा है वही जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई है वही हम नोट्स में बता रहे हैं। जब हार्ट के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब ये दोनों हार्ट के जो ऊपर वाले एट्रियम हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कौन सी वेव बनती है, हमारी पी वेव बनती है। ठीक है, जो कि हमने अभी देखा। फिर हार्ट के जो वेंट्रिकल हैं, ये जो नीचे वाले हैं, ये दो वेंट्रिकल, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कौन सा बनेगा, QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। क्लियर, ये जो मैंने आपको बताया QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब हार्ट रिलैक्स होता है, मतलब हार्ट क्या है, अब रिलैक्स पोजीशन में है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एट्रिया भी वेंट्रिकल्स भी, अब हार्ट क्या है, रिलैक्सिंग पोजीशन में, तो कौन सी वेव बनती है,
टी वेव बनती है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि हमारी पी वेव कैसे बन रही है, क्यू आर एस कैसे बन रही है और टी वेव कैसे बन रही है। अब इसी से हम आगे डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार ये और देख लीजिए जो हमने अभी शुरुआत में इंटरवल देखे थे। ठीक है, कि पी आर इंटरवल क्या है, एस टी इंटरवल क्या है और क्यू टी इंटरवल क्या है। ठीक है, देखो पी आर इंटरवल क्या है, पी वेव से लेकर क्यू या आर वेव तक की दूरी को, पी वेव यहाँ से शुरू हो रही है और ये आर वेव यहाँ से शुरू हो रही है ना, तो आर वेव लिया है। ठीक है, तो पी आर इंटरवल मतलब पी वेव और आर वेव के बीच के इंटरवल को हमने क्या बोल दिया, पी आर इंटरवल। क्लियर? ये देखो पी आर इंटरवल कहलाती है। ऐसे ही एस और टी, जो हमारा एस है, एस वेव और टी वेव, ठीक है, एस वेव से लेकर टी वेव तक की दूरी, ये हमारा एस, ठीक है, और ये हमारी टी वेव यहीं से तो शुरू हो रही है, तो एस टी सेगमेंट या एस टी इंटरवल, एस वेव से लेकर टी वेव तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, एस टी इंटरवल। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा क्यू टी इंटरवल, क्यू वेव से लेकर टी वेव तक। ठीक है, ये हमारी क्यू वेव है और लास्ट हमारी टी वेव तक। ठीक है, इस पूरे सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, क्यू टी इंटरवल। क्या बोल रहे हैं, क्यू टी इंटरवल। क्लियर? समझ में आया? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो सेगमेंट की बीच की दूरी कितनी होती है, 0.20 सेकेंड। ठीक है, ये जो है देखो, ये हमने बताई थी कि ये हो गया एक सेगमेंट, पी से शुरू हुआ टी पर खत्म हुआ, ये हो गया एक सेगमेंट, फिर दूसरा सेगमेंट शुरू होगा, पी से शुरू होगा। ठीक है, तो दो सेगमेंट्स की बीच की दूरी कितनी है, 0.20 सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ जानने वाली हैं कि ईसीजी अब हम आगे कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या इंटरवल्स होते हैं, कौन कौन सी वेव्स होती हैं, है ना, दोनों सेगमेंट्स के बीच में कितना टाइम इंटरवल होता है, सारी चीज़ें हमने क्लियर तरीके से देख ली हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज हैं। ठीक है, मैथ 360 का कोर्सेज है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज है, आप उनको देखिए, आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज़ कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले रिदम। ठीक है, रिदम का क्या मतलब है कि जो हमारी हार्ट रेट है, ठीक है, वो हम कैसे काउंट करते हैं, ये हमारी ईसीजी रिपोर्ट होती है। वो जो लास्ट वाली जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, लास्ट वाले से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अपनी हार्ट रेट, ठीक है, या रिदम कह लीजिए उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे देखते हैं, इट इज़ मेजर्ड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू आर वेव। ये ऊपर वाली कौन सी होती है, आर वेव, है ना, ये आर वेव, ये आर वेव, ये आर वेव, ये आर वेव, तो दो आर वेव के बीच की डिस्टेंस, इससे हम मेज़र करते हैं। ठीक है, नॉर्मल डिस्टेंस कितनी होती है कि दोनों आर वेव के बीच में डिस्टेंस कितने, 4 बॉक्स होने चाहिए। देखो 1 2 3 और 4, है ना, 1 2 3 4, मतलब आप सब में देखोगे 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, तो दो आर वेव के बीच में, ये आर है और ये आर है ना, दो आर वेव के बीच में 4 बॉक्सेस होने चाहिए। तो ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। इससे हम हार्ट रेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम कैसे निकालते हैं, देखो दो आर के बीच में कितने, 4 बॉक्स बन रहे हैं, तो हम इसको 300 से डिवाइड कर देते हैं 4 को। ठीक है, तो हमारी क्या आ जाएगी, हार्ट रेट आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी हार्ट रेट कितनी आ गई, 75 आ गई। इससे हम हार्ट रेट अपनी निकाल सकते हैं। क्लियर? नॉर्मल हार्ट रेट हमारी कितनी होती है, 60 से लेके 100 हम नॉर्मल एवरेज मानते हैं। ठीक है, अगर 60 से कम है तो भी प्रॉब्लम है और 100 से अबव है तो भी प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है, देखो इर्रेगुलर रिदम भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इर्रेगुलर रिदम में क्या है, देखो ये हमारी नॉर्मल रिदम। ठीक है, देखो नॉर्मल है, कितना रेट है, 60 से 100। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस देख लिए, दोनों आर के बीच में हमारे अगर 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें 300 डिवाइडेड बाई 4 करना है, तो हमारी हार्ट रेट आ जाएगी। क्लियर? अगर एब नॉर्मल है, ठीक है, मान लीजिए टैकीकार्डिया की कंडीशन है, टैकीकार्डिया की कंडीशन जब होगी जब हार्ट रेट
क्या होगी, बढ़ जाएगी, हृदय की जो गति है वो बढ़ जाएगी। देखो ये टैकीकार्डिया, इसमें क्या होगा, ये जो बॉक्सेस हैं वो कम हो गए, दूरी क्या हो गई, कम हो गई आर आर वेव की। इसमें कितने 3 बॉक्स आ रहे हैं, 3, ठीक है। तो ये जो दूरी कम हो गई, इसका मतलब है कि हमारी जो हार्ट रेट है वो कितनी हो गई, 100 से ज़्यादा हो गई, ठीक है। अगर आप 300 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी हो गई, 100। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर 2 आरआर वेव की बीच की दूरी कम हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट की जो रेट है वो बढ़ रही है, हृदय की जो गति है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। सेकंड है हमारी ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा, हृदय की जो गति है वो कम हो जाएगी, हार्ट रेट हमारी कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, इन आर आर वेव की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, ये क्या हो रही है, 5 या 6 इनके बॉक्स हो रहे हैं, और नॉर्मल कितने होने चाहिए, 4 बॉक्स होने चाहिए। तो ये क्या हो रही है, 100 जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, 300 को अगर हमारे 5 बॉक्स आ रहे हैं तो कितने हो गए हमारे 60, ठीक है। तो रेट हमारा कितना हो गया, हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट, तो 60 से कम आ रही है, मतलब कि ब्रेडिकार्डिया। आप इसको इजी लैंग्वेज में ये समझो, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि 300 से डिवाइड कर दो बॉक्सेस तो हमारी क्या आ जाएगी, हार्ट रेट आ जाएगी, ठीक है। अब हमें बस ये चीज़ समझनी है, अगर नॉर्मल है तो आरआर बॉक्स, आरआर के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितने होंगे, 4 बॉक्स होंगे। अगर हमारी ट्रैकीकार्डिया है, मतलब हमारी हार्ट की जो रेट है वो इंक्रीज है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आरआर वेव की दूरी कम हो जाएगी, तो हार्ट रेट बढ़ी हुई है। और दूरी अगर ज़्यादा है तो हार्ट रेट क्या है हमारी, कम है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया। यही चीज़ हमें अपने ग्राफ में देखनी है, रिपोर्ट में देखनी है, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया का। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, पी वेव, ठीक है, जो हमने पढ़ी थी कि पी वेव कैसे बनती है और क्यूआरएस वेव कैसे बनती है और टी वेव कैसे बनती है। अब एक एक करके पी वेव के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्यूआरएस के बारे में पढ़ेंगे, फिर टी वेव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारी पी वेव, जिसको हम हिंदी में पी तरंग बोलते हैं, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था पी वेव कब बनती है, जब एट्रिया का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, या इसको हम बोल दें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारे हार्ट के, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और ये दोनों एट्रिया हमारे क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, तो हमारी पी वेव बनती है। क्लियर, ये हमने पढ़ा है। ये देखो पी वेव कब बनेगी, एट्रियम डीपोलराइजेशन, जब एट्रिया का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर, तब हमारी पी वेव बनती है। पी वेव की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स, ठीक है। जो दूरी है देखो 1 2 और 3, ठीक है, 3 बॉक्स में ही तो हो रही है ये, तो कितनी होनी चाहिए, अगर नॉर्मल हम देख रहे हैं तो 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स होने चाहिए, तो हम नॉर्मल कंडीशन मानेंगे। और पी वेव की ऊंचाई, ये क्या है, दूरी, ठीक है, और ऊंचाई ये यहाँ से हम देखेंगे, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2.5 स्मॉल बॉक्स, ठीक है। तो कितनी हो रही है, 1 और 2 के बीच में ही आ रही है, अगर 2.5 भी है तो भी नॉर्मल मानी जाएगी, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल कंडीशन हमने देख ली, अगर 2.5 से 3 स्मॉल छोटे डिब्बे हैं या स्मॉल ये जो बॉक्स हैं ये वाले, ठीक है, ये काउंट कर रहे हैं हम। अगर इसकी दूरी पी वेव की 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स है तो नॉर्मल है, और ऊंचाई अगर 2.5 स्मॉल बॉक्स है तो भी नॉर्मल है, ठीक है। अगर इनमें कोई भी चेंजेस आता है, मान लो दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर पी वेव की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, अभी तो ये पी वेव ऐसे आ रही है, ठीक है, और पी वेव हमने कही कि ये ऐसे हो गई, तो ये क्या हो गई, दूरी बढ़ गई ना। अभी हम क्या देख रहे थे कि 2.5 से 3 बॉक्स के अंदर आनी चाहिए, और कितनी हो गई, 1 2 3 4 बॉक्स होगी, तो दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट। जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, ये हार्ट का लेफ्ट एट्रियम है, ये क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वो किसी भी कंडीशन से हो सकता है, अगर पी वेव में
हमारे चेंजेस है, दूरी बढ़ी हुई है तो हमारे लेफ्ट एट्रियम में क्या है, एनलार्जमेंट है। क्लियर। और अगर पी वेव की ऊंचाई बढ़ी हुई है, मतलब ये जो पी वेव है ये ऊंची हो गई है, ठीक है, मतलब कि 2.5 से ऊंची चली गई है, 3 बॉक्स तक 4 बॉक्स तक चली गई है, तो क्या हुआ, राइट एट्रियम एनलार्जमेंट। तो राइट एट्रियम, ठीक है, ये वाला जो राइट एट्रियम है इसका क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा। क्लियर। इसमें एक बार समझ लीजिए, ये है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल में हमारी जो पी वेव है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स, ठीक है, और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2.5 स्मॉल बॉक्स। क्लियर, यही हमने पढ़ा है अभी। अब देखो, अगर राइट एट्रियम एनलार्जमेंट है तो इसकी क्या हो गई, ऊंचाई बढ़ गई, है ना। देखो ऊंचाई यहाँ पे कितनी है, इतनी, यहाँ पे ऊंचाई क्या हो गई, बढ़ गई, तो क्या होगा, राइट एट्रियम एनलार्जमेंट, राइट साइड का जो एट्रियम है वो क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा। क्लियर। और अगर इसकी दूरी बढ़ जाए, लेफ्ट एट्रियम में दूरी ये इस तरीके से, ये दूरी बढ़ गई, है ना, अब ये 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स नहीं रही, ज़्यादा हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट। क्लियर। और अगर दोनों ही कंडीशन हो जाएं, दूरी भी बढ़ जाए और ऊंचाई भी बढ़ जाए, तो दोनों ही कंडीशन हो जाएंगी, राइट एट्रियम एनलार्जमेंट और लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट। क्लियर, समझ में आई, पी वेव क्लियर हो गई होगी आपको। अब चलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स ये जो है, यहाँ से Q R और ये S, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स, इसको हम मिला के QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कैसे बनता है QRS कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होने से, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है कि वेंट्रिकल्स क्या हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तब बनी है हमारी क्या, QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो ये जो वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों क्या हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, जब जाके हमारी क्या बनी है, QRS कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है। अब नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स कितना होना चाहिए, 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्स। देखो ये 1 और 2, ठीक है, 2 बॉक्स के बीच में ही आ रहा है, तो नॉर्मल अगर हमारा माना जाए तो 2 से 2.5 बॉक्स होने चाहिए नॉर्मल, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स है उसका जो वो है इतने, ठीक है, कि हमारा ये जो बॉक्स है ये 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्स होने चाहिए। अगर इनमें कोई भी चेंजेस है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम्स है, ठीक है। जैसे कि QRS जो कॉम्प्लेक्स है, मान लो उसके जो बॉक्स हैं वो कम हो गए हैं, मतलब 2 से और ज़्यादा कम हो गए, एक ही बॉक्स में ऐसे करके, मान लो ऐसे करके पतला करके बन रहा है, एक ही बॉक्स में QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो क्या होगा, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मतलब वेंट्रिकल्स में क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। और अगर QRS कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, मतलब 2.5 से ज़्यादा है, ठीक है, मान लो ये है इस तरीके से, ये ज़्यादा है ना, लार्ज हो गया, अब बॉक्स क्या हो गए, बढ़ गए, है ना, तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मतलब वेंट्रिकल्स, जो भी वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, वेंट्रिकल हैं, उनमें प्रॉब्लम होगी। अगर QRS में कोई भी चेंजेस होगा तो हमारे वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। और देखो कैसे, जब QRS जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अगर उसकी वाइडनिंग होगी, मतलब वो चौड़ा होगा, ठीक है, ये जो है अगर ये चौड़ा होगा, है ना, ऐसा नहीं है कि अगर हमने QRS कॉम्प्लेक्स छोटा हो गया तो यही प्रॉब्लम हो सकती है, या बड़ा होगा तो यही प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। अगर QRS कॉम्प्लेक्स वाइड होगा, मतलब चौड़ा होगा इस तरीके से, है ना, ज़्यादा बॉक्स में होगा, तो वेंट्रिकुलर्स का क्या हो सकता है, एनलार्जमेंट हो सकता है, ठीक है। और वाइडनिंग होगी QRS कॉम्प्लेक्स की, तो बंडल ब्रांच ब्लॉक भी हो सकते हैं, ठीक है। बंडल ब्रांच ब्लॉक कैसे, देखो यहाँ से यहाँ पे होता है SA नोड, ठीक है, SA नोड, फिर होता है AV नोड, ठीक है, यहाँ से यहाँ सिग्नल जाते हैं AV नोड से, ये है बंडल ऑफ हिज, ठीक है, ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है वेंट्रिकल्स को। अगर इसमें ब्लॉकेज है, बंडल ऑफ हिज में ब्लॉकेज है, ठीक है,
तो भी क्या होगा, QRS कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, QRS अगर वाइड है तो हो सकता है बंडल जो ब्रांच हैं वो ब्लॉक हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स क्या हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और ब्रॉडनिंग होगी, चौड़ा होगा। ठीक है, अगर QRS कॉम्प्लेक्स चौड़ा होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकती है, जो कि अभी हमने देखा है ना, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अगर ये 2.5 बॉक्स से ज़्यादा हो, है ना, 3 बॉक्स हो, 4 बॉक्स हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। अगर QRS की जो ड्यूरेशन है, प्रोलॉन्गेशन है, मतलब टाइमिंग जो है QRS कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा हो रही है, तो क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का क्या मतलब है कि ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर QRS की ड्यूरेशन ज़्यादा है तो MI के भी चांसेस हो सकते हैं, मायोकार्डियल इस्चीमिया या इन्फेक्शन। ठीक है, जिसको हम MI या हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर QRS प्रोलॉन्ग्ड है, बहुत लंबा खिंच रहा है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो रही है, ठीक है, तो हार्ट फेलियर की भी कंडीशन देखी जा सकती है। ठीक है, तो हमें सिंपल चीज़ हम देख रहे हैं, ये कंडीशन हो सकती हैं अगर हमारे QRS कॉम्प्लेक्स में चेंजेस दिखे। ठीक है, सिंपल में अगर हम देखें तो अगर QRS कम है, मतलब 2.5 बॉक्स या 2 बॉक्स से कम है उसका साइज, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स का, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और 2.5 बॉक्स से ज़्यादा है तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब है बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, जो बंडल ब्रांच है मैंने आपको बताई कि ये वाले जो बंडल ब्रांच हैं, राइट साइड के तो राइट साइड और लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड, ये अगर ब्लॉक हो गए तो कैसी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, वो देखो। ये है नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये हमारी लीड्स होती हैं V1 और V6। ठीक है, वो लीड्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इसमें नॉर्मल कंडीशन है ये, इस तरीके से ये हमारा QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा, मतलब राइट साइड का बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा, तो ये क्या बनेगा, इस तरीके से कंडीशन बनेगी। ठीक है, ये और अगर लेफ्ट साइड का होगा तो ये W बनेगा और इधर M बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। ये जो आपको शेप दिख रही है, अगर ऐसी शेप दिख रही है तो हो सकता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो रहा हो, और इस तरीके से शेप दिख रही है तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, समझ में आई, QRS कॉम्प्लेक्स भी समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं T वेव, जो लास्ट वेव है हमारी। P हमने पढ़ ली, ठीक है, QRS हमने पढ़ लिया, अब है हमारी T वेव। T वेव कब बनती है, जब हमारे हार्ट रिलैक्स होता है। क्लियर, यही पढ़ा है हमने। अच्छा, अब है T वेव कितनी होनी चाहिए, स्मॉल 5 बॉक्स होनी चाहिए। अब देखो T वेव कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से। ठीक है, तो स्मॉल 5 बॉक्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5, तो 5 बॉक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। अगर 5 बॉक्स से कम है या 5 बॉक्स से ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर T वेव में, ठीक है, 5 बॉक्स से कम है, ठीक है, तो क्या हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको कि हम MI या हार्ट अटैक बोलते हैं, या फिर हाइपोकैलेमिया, जिसमें कि पोटेशियम का जो लेवल है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर T वेव हमारी का जो साइज है वो 5 बॉक्स से भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, MI की कंडीशन देखने को मिल सकती है, या हाइपरकैलेमिया, मतलब पोटेशियम का जो लेवल है वो ज़्यादा हो सकता है। क्लियर। अब T वेव में और भी चीज़ें होती हैं। ये है कि जो स्मॉल बॉक्स है, मान लो अगर 5 स्मॉल बॉक्स में T वेव आ रही है तो नॉर्मल है। अगर T वेव हमारी कम में आ रही है, 2 में आ रही है, तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर ज़्यादा में आ रही है, मतलब 6 में मान लो, 7 में मान लो, इतने में आ रही है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब T वेव क्या होती है, देखो ये हमारी T वेव। अब T वेव जो है और भी कंडीशंस होती हैं। अगर T वेव हमारी इन्वर्टेड है, ये T वेव हमारी नीचे की तरफ है, नॉर्मली कहाँ होती है, ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, 5 बॉक्स की दूरी होती है इन दोनों T वेव में। ठीक है, अगर ये इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत ज़्यादा ऊंची है, पिक्ड है ना, बहुत ज़्यादा ऊंची है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर फ्लैट एंड है, ये अगर ये सीधी है, ऐसे फ्लैट बिल्कुल,
तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बिफिड मतलब इसमें बाईफेजिक इस तरीके से, है ना, देखो ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। देखो टी वेव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं एक ही वीडियो में नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी भी लंबी हो गई है, बहुत से बच्चे बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। अगर उनको पूरी ईसीजी समझनी है तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर मैं बता देती हूँ, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं और डिटेल से आपको समझाऊंगी, ठीक है, कि लीड्स क्या होती हैं, ईसीजी क्यों करते हैं, उसका यूज़ क्या, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। पर इस वीडियो पे मुझे पहले रेस्पॉन्स अच्छा चाहिए, वीडियो को पूरी देखें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत से बच्चे हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं एक भी स्टूडेंट ऐसा ना देखूं कि वीडियो देख रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, एक एक चीज़ डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि बच्चों को सही से समझ में आए, उनके और कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। अगर आपका डाउट फिर भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलो तो टी वेव समझते हैं। देखो टी वेव में क्या है, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। अब क्या है, प्रोमिनेंट, ठीक है, अगर इन्वर्टेड है, मान लो अगर हमारी टी वेव इस तरीके से इन्वर्टेड है, नॉर्मली क्या रहती है, ये थोड़ी सी ऊपर रहती है, लेकिन अगर ये उल्टी है, इन्वर्टेड है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकती है, पेरिकार्डाइटिस हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हो सकती है ना, हाइपरट्रॉपी मतलब लेफ्ट साइड के जो वेंट्रिकल्स हैं वो हाइपरट्रॉपी, मतलब बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, किसी भी रीजन से, मेटाबॉलिक, टॉक्सिक, है ना, सीएनएस इंजरी, वेंट्रिकुलर पेस रिदम। अगर प्रोमिनेंट है, ठीक है, तो क्या कंडीशन हो सकती है, हाइपरकैलेमिया, मतलब पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, एक्यूट मायोपेरिकार्डाइटिस हो सकती है, बंडल ब्लॉक हो सकती है, या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी हो सकती है, ठीक है। अदर में अगर हमारी जो टी वेव है वो फ्लैट एंड है या बाईफेजिक है, तो क्या कंडीशन हो सकती है, मेटाबॉलिक रिलेटेड कोई कंडीशन हो सकती है, या फिर पोस्ट इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन हो सकता है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अगर टी वेव में है तो। वैसे सिंपल में अगर हम देखें, अगर हमारे टी वेव का जो बॉक्सेस है अगर वो कम हो रही है तो हमें ये दो कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। अगर टी वेव ज़्यादा बॉक्सेस हो रहे हैं टी बॉक्स के, तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर हम सिंपल या इजी में देखें, ठीक है, पहले आप सिंपल देखना शुरू करिए, फिर आप एडवांस में जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम एकदम से मैं आपको एडवांस में लेके जाऊंगी तो ये भी समझ में नहीं आएगा और सिंपल वाला भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जिसको पहले से देखने आती है तो वो और डिटेल में देख सकता है, और जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आती है वो बेसिक से देख सकता है, ठीक है। तो अब हमने सारी पढ़ ली, पी वेव पढ़ ली, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया और टी वेव पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि इंटरवल जो हमने ये पढ़े हैं ना, पीआर इंटरवल, एसटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल, इनके बारे में पढ़ेंगे कि अगर इनमें कोई चेंजेस है, इनकी जो ड्यूरेशन है अगर वो बढ़ी हुई है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो पीआर इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये पी और आर के बीच का जो इंटरवल है, ठीक है, कितना होना चाहिए, 3 से 5 स्मॉल डिब्बे होने चाहिए, ठीक है। देखो 1 2 3 4 डिब्बों में है, लेकिन 3 से 5 के अगर बीच में भी है तो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अगर यही इंटरवल कम है, मतलब 3 से 5 या 3 डिब्बों से भी कम आ रहा है, तो कौन सी डिजीज कंडीशन देखी जा सकती है, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम देखी जा सकती है। और अगर पीआर इंटरवल हमारा ज़्यादा है, 5 डिब्बों से भी ज़्यादा आ रहा है, तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। अगर ये जो इंटरवल है ये मान लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 5 बॉक्स से भी ज़्यादा हो रहा है इंटरवल ना, तो हमारा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है। तो इसे देख के हम कंडीशन पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एसटी सेगमेंट या एसटी इंटरवल, ठीक है। एस और टी के बीच का जो इंटरवल है उसको हम एसटी इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। एसटी इंटरवल सीधा रहता है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, सीधा है बिल्कुल। अगर इसमें कोई चेंजेस है, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होगी, हाइपोकैलेमिया, ठीक है। और अगर एसटी सेगमेंट्स ऊपर की तरफ है, ठीक है,
मान लो अगर ये नीचे की तरफ है, नीचे चला जाता है, ठीक है ना, नीचे की, अभी तो ये सीधा है, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या कंडीशन है, हाइपोकैलेमिया, मतलब पोटेशियम का लेवल क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरीके से, सीधा है तो नॉर्मल कंडीशन है, नीचे की तरफ जा रहा है तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है, और अगर ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है, एसटी सेगमेंट, तो क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, पेरिकार्डाइटिस या हाइपरकैलेमिया, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस क्या है, ये इन्फ्लेमेशन होता है पेरिकार्डियम जो लेयर होती है हार्ट की उसमें, ठीक है। हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम का जो लेवल है वो क्या है, इंक्रीज्ड है। क्लियर, एसटी सेगमेंट का भी समझ में आया। ये अगर फ्लैट है तो नॉर्मल है, अगर ऊपर या नीचे है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है हमारा QT इंटरवल। Q और T के बीच के इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, QT इंटरवल। ये कितना होना चाहिए, 9 से 11 स्मॉल बॉक्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये कितना है, 8 से या फिर 8 9 से, ठीक है, हाँ चाहे 8 ले लें 9 ले लीजिए, कोई बात नहीं। 9 से 11 के बीच में अगर डिब्बे हैं, ठीक है, तो क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। और अगर डिब्बे कम हैं, ठीक है, 8 है 7 है और ज़्यादा कम है, तो हाई कैल्शियम हो सकता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो सकता है। और अगर QT इंटरवल ज़्यादा है, मतलब मान लो 11 डिब्बे से भी ज़्यादा आ रहा है, तो कैल्शियम का लेवल क्या हो सकता है, कम हो सकता है। क्लियर, 2 सेगमेंट्स के बीच की दूरी हमने पढ़ ली, 0.20 सेकेंड्स होती है। PR इंटरवल हमने पढ़ लिया, ST इंटरवल पढ़ लिया और QT इंटरवल पढ़ लिया, ठीक है। P वेव के बारे में पढ़ लिया, QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ लिया और T वेव के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ ली हैं, सब चीज़ एक एक करके बहुत अच्छे से समझाई गई है, इजी लैंग्वेज में बताई गई है, जिससे कि आपको ECG पूरी अच्छी तरीके से पढ़नी आ सके, ठीक है। अभी अगर कोई भी पॉइंट मिस रह गया होगा तो मैं सेकंड वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगी, या सेकंड वीडियो में आपको लीड्स के बारे में भी बताऊंगी, है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दें, जिससे कि मैं आगे की जो वीडियो हैं उनमें और अच्छी तरीके से आपको समझा सकूँ। थैंक यू।